सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज हम आपके लेके आए हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन का सेकंड पार्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग, व्हाट इज स्टेप आर टेकिंग इन ब्रेनस्टॉर्मिंग ग्रुप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। Brainstorming is a group decision making and problem solving technique designed to generate a variety of idea and solution in a collective environment. Brainstorming क्या होता है कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है जहाँ पे कई सारे लोग बैठते हैं एक साथ और एक ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं कोलेबरेटिव एनवायरनमेंट में। ये इनकरेज करता है कि पार्टिसिपेंट्स बहुत क्रिएटिवली सोचें और अपने थॉट एक दूसरे से शेयर करें या सामने रखें विदाउट एनी फियर और क्रिटिसिज्म। इसका एम होता है कि कलेक्टिव इंटेलिजेंसी को बढ़ावा देना ग्रुप में। की फीचर्स क्या हैं? फ्री फ्लो ऑफ आइडिया, मतलब पार्टिसिपेंट्स इंकरेज किया जाता है कि वह अपने आइडिया को सामने रखें, कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं किया जा सकता और यहाँ पे क्वांटिटी पे फोकस किया जाता है ओवर क्वालिटी, मतलब कई सारे आइडिया जनरेट करने की कोशिश की जाती है। कॉम्बिनेशन एंड इम्प्रूवमेंट, पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे के आइडिया को रिफाइन करते हैं और कंबाइन करते हैं एक बेटर सॉल्यूशन के लिए। स्टेप्स क्या है? आपको प्रॉब्लम को डिफाइन करना होता है सबसे पहले, फिर ग्राउंड रूल सेट करने पड़ते हैं और फिर एक मॉडरेटर को चूज़ करना पड़ता है, फिर आइडिया जनरेशन की बारी आती है और फिर उन आइडिया को रिकॉर्ड करते हैं। इनकरेज करा जाता है कि पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे के आइडिया को समझें, कंबाइन करें। फिर पॉज एंड रिव्यू, मतलब इनिशियल ग्राउंड के जो आइडिया जनरेशन होते हैं उन्हें ग्रुप में दोबारा रिव्यू किया जाता है और इवेंचुअली आइडियाज़ को इवल्यूट किया जाता है और सेलेक्ट किया जाता है और देन एक्शन प्लान बनाया जाता है। इसे डिटेल में मैंने प्रोवाइड कर दी है, आप वीडियो को पॉज करके डिटेल में पढ़ लीजिएगा। देन बेनिफिट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग के बेनिफिट क्या है कि ये इनोवेशन और क्रिएटिविटी क्रिएट करता है, टीम कोलैबोरेशन को बढ़ावा देता है, वाइड रेंज ऑफ पोटेंशियल आइडियाज़ को जनरेट कर देता है और एक टीम मोरल और पार्टिसिपेशन भी बिल्ड करता है। चैलेंजेस क्या हैं कि मे रिजल्ट इन डोमिनेंस बाय आउटस्पोकन पार्टिसिपेशन। ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान ज़्यादा बोलने वाला हो, कोई कम बोलने वाला हो, जिसके चक्कर में ज़्यादा बोलने वाला जो बाकी के पार्टिसिपेंट्स हैं उन पर डोमिनेट कर ले। रिस्क ऑफ ग्रुप थिंकिंग वर्क कॉन्सिक्वेंसेज एंड ओवर राइडिंग क्रिएटिविटी, कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रुप में सब लोग एक ही जैसा सोचने वाले बैठ जाते हैं तो वो एक ही सॉल्यूशन निकाल पाते हैं, मतलब एक जैसा सॉल्यूशन ही हो पाता है, क्रिएटिव थिंकिंग नहीं हो पाती है। लैक ऑफ फोकस इफ प्रॉब्लम इज नॉट वेल डिफाइंड, अगर प्रॉब्लम वेल डिफाइंड नहीं है तो जो प्रॉब्लम सॉल्वर है उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि उन्हें किस चीज़ पे फोकस करना है। टाइम कंज्यूमिंग इफ़ नॉट मैनेज इफेक्टिवली, अगर ये चीज़ इफेक्टिवली नहीं मैनेज की जाएगी तो बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लग सकता है। देन आता है व्हाट इज मैक्रो इन्वायरमेंट फोर्सेस, डिस्कस मैक्रो इन्वायरमेंटल एलिमेंट ऑफ अ बिजनेस फर्म बाय गिविंग एन एग्जांपल। मैक्रो इन्वायरमेंट का मतलब होता है एक ब्रॉडर एक्सटर्नल फोर्सेस जो बिजनेस को इम्पैक्ट करती हैं बट वो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल के बाहर होती हैं। ये अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस दोनों ही मार्केट के लिए क्रिएट करती हैं। अब इसमें आ जाता है मार्केट के फोर्सेस का पेस्टल एनालाइज। पेस्टल एनालाइज की फुल फॉर्म आपको अब फैक्टर्स के रूप में दे रखी है। पॉलिटिकल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो गवर्नमेंट पॉलिसी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ट्रेड रेगुलेशन, टैक्सेशन पॉलिसी को इंक्लूड करते हैं। मैंने इसमें एग्जाम्पल्स भी लिखा है। एक चीज़ और, अगर आप एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल लिख कर आएंगे थ्योरी वाले पेपर में अपने, जैसे कि ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग है आपका, तो आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, बेटर चेकिंग और बेटर स्कोर आप कर पाएंगे। इकोनॉमिक फैक्टर्स रिलेट करता है ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन से कंट्री की, जैसे इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर एक्सचेंज रेट। सोशल या कल्चरल ट्रेंड में आता है आपका डेमोग्राफिक, मतलब पॉपुलेशन कैसे कैसे है, लाइफ स्टाइल चेंजेस, कंज्यूमर का बिहेवियर, जैसे रिस्क हेल्थ कॉन्शियस हैज़ बूस्टेड द डिमांड फॉर ऑर्गेनिक एंड फिटनेस रिलेटेड प्रोडक्ट। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर में आता है आपका इनोवेशन एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, टेक्नोलॉजिकल अडेप्टेशन रेट इम्पैक्ट अ बिजनेस सिग्निफिकेंटली, जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाइक अमेजॉन थ्रिव ड्यू टू एडवांसमेंट इन इंटरनेट टेक्नोलॉजी। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में आपका आता है इकोलॉजिकल, जैसे क्लाइमेट चेंजेस, सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंटल रेगुलेशन। लीगल फैक्टर्स में आता है आपका लेबर लॉ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट अंडर द लीगल फैक्टर। अब ये मैंने एग्जांपल्स और भी ऐड करे हैं इसके अंदर जो डिफरेंट इन्वायरमेंट के हैं, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा अच्छे से और हो सके तो याद करके एग्जाम में लिख कर आइएगा। देन आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी, डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी। व्हाट इज बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी? Business level strategy is refers to the plan or approach a company adopt to compete in a specific market or industry. It focus on creating a competitive advantage, satisfying customer need, and achieving a business long-term objective.
बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी एक प्लान होता है जो कंपनी यूज़ करती है ताकि वो एक मार्केट में या एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री में अपने कॉम्पिटिटर्स से बेटर अचीव कर सके। इसका एम होता है कि आप कस्टमर को अच्छे से सेटिस्फाई कर सको और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सको। की ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी के? कस्टमर वैल्यू क्रिएशन, कॉम्पिटिटिव पोजीशन, मार्केट फोर्सेस, सस्टेनेबल ग्रोथ। टाइप ऑफ बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी, अब बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं। माइकल पोर्टर ने कुछ स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड की हैं जो कि 3 कैटेगरी में डिवाइड है। पहला कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी, यहाँ पे क्या एम होता है कि कॉस्ट को कम कर दिया जाए, लोएस्ट कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन इन अ इंडस्ट्री। इससे जैसे कि इसका एग्जांपल है वॉलमार्ट ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट एट अ लो प्राइस बाय ऑप्टिमाइजिंग लॉजिस्टिक एंड मेंटेनिंग हाई वॉल्यूम सेल। इसके एडवांटेजेस क्या है कि ये प्राइस सेंसिटिव कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। डिफरेंशियल स्ट्रैटेजी, यहाँ पे हम यूनिक प्रोवाइड करते हैं, यूनिक प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाता है और उसके लिए प्रीमियम प्राइजेस हम चार्ज करते हैं। जैसे कि एप्पल डिफरेंशिएट थ्रू इनोवेशन, डिजाइन एंड रॉबस्ट इकोसिस्टम ऑफ डिवाइस एंड सर्विसेज। देन आ जाता है फोकस स्ट्रैटेजी, यहाँ पे हम किसी एक स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट पे फोकस करते हैं, ठीक है। जैसे कि रोल्स रॉयल फोकस ऑन लग्जरी ऑटोमेटिक मार्केट क्रिएटिंग अ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। अदर टाइप ऑफ बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज ये दे रखी हैं, वैसे तो 3 ही मैंने, बट आप अगर और लिखना चाहते हैं, अपने आंसर को और इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो आप ये भी लिख कर आ सकते हैं। देन आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन delegation and decentralization of authority. What step should be taken by manager to have effective delegation of authority? डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, मैंने ये इस तरीके से टेबलर फॉर्म में प्रोवाइड किया ताकि आपको ईजी पड़े। डेफिनेशन, डेलीगेशन का मतलब होता है मैनेजर असाइन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सबऑर्डिनेट ओनली, बट डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सबको सिस्टमैटिकली जो अथॉरिटी है वो सब में डिवाइड करना, ऊपर से लेकर नीचे तक। स्कोप, इसका जो स्कोप है वो लिमिटेड है, मतलब डेलीगेशन का स्कोप लिमिटेड टू इंडिविजुअल टास्क है, बट डिसेंट्रलाइजेशन का ब्रॉडर स्कोप है। फोकस, डेलीगेशन फोकस करता है मैनेजर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप पे, बट डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और डिसीजन मेकिंग डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करता है। डेलीगेशन कंट्रोल करता है अल्टीमेट अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी विद इन अ मैनेजर, बट डिसेंट्रलाइजेशन में अकाउंटेबिलिटी डिसेंट्रलाइज यूनिट पे शिफ्ट हो जाती है। लेवल ऑफ एप्लीकेशन, डेलीगेशन में ये चीज़ एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट होती है, बट डिसेंट्रलाइजेशन में ये प्राइमरली अप्लाइड होता है ऑर्गेनाइजेशनल और डिपार्टमेंटल लेवल पे। नेचर, डेलीगेशन का नेचर टेम्परेरी है और टास्क स्पेसिफिक, बट डिसेंट्रलाइजेशन में परमानेंट और स्ट्रक्चरल होता है। अब एग्जाम्पल दे रखा है, देन उसके बाद आ जाता है स्टेप फॉर इफेक्टिव डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। सबसे पहले आपको डिफाइन करना है ऑब्जेक्टिव अपना क्लियरली, देन सेलेक्ट करना है राइट पर्सन, उसे एडिकेट अथॉरिटी देनी है, स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी भी देनी है, और रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं, उसके साथ साथ सपोर्ट भी। देन ओपन कम्युनिकेशन रखना है ताकि कोई भी फीडबैक गाइडेंस इशू हो तो वो रिजॉल्व हो सके, उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना है, और फिर उसको अगर अच्छा काम कर रहा है तो रिकॉग्नाइजेशन और रिवॉर्ड्स भी देने हैं, और एक ट्रस्ट डेवलप करना है अपनी चीज़ों के बीच में, और आउटकम्स जो भी होंगे उस चीज़ से समझ के आगे की चीज़ें आपको प्रोसीड करनी है। देन आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक द मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इज एन इम्पॉर्टेंट ओवर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर? एक्सप्लेन एंड कंपेयर द मैट्रिक्स एंड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम मैंने यहाँ पे नहीं दिया है इस पीडीएफ में, बट आप डायग्राम नेट से निकाल सकते हैं इनका, या आपकी जो भी थोड़ा बहुत आपके पास अगर बुक वगैरह हो उसमें देख लीजिए, वरना नेट पे आपको मिल जाएगा। मैट्रिक स्ट्रक्चर बल्कि वर्सेस प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर। मैट्रिक स्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर आर द ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन जो हम यूज़ करते हैं मॉडर्न बिजनेस में। दोनों का एम होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी को और कोलैबोरेशन को इन्हांस करना, बट दोनों काफ़ी डिफरेंट है। मैट्रिक स्ट्रक्चर जहाँ पे कंबाइन करता है फंक्शनल और प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रक्चर्स को, ताकि यहाँ पे एम्प्लॉय को रिपोर्ट करना होता है दोनों फंक्शनल मैनेजर को भी और प्रोजेक्ट मैनेजर को भी। इसके फीचर्स क्या है कि ड्यूअल अथॉरिटी सिस्टम हो जाता है, क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी को, रिसोर्सेज शेयरिंग को प्रमोट करता है। वहाँ पे प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर जो है वो रिसोर्सेज को और लोगों को ऑर्गेनाइज करता है सोली अराउंड अ प्रोजेक्ट, मतलब सिर्फ एक प्रोजेक्ट के लिए। तो एम्प्लॉय को एक्सक्लूसिवली प्रोजेक्ट पर ही काम करना होता है जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए। इसके फीचर्स क्या है? सिंगल अथॉरिटी सिस्टम है, टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर, और एम्प्लॉय फुल्ली डेडिकेट होता है प्रोजेक्ट के लिए। अब इसका कंपैरिजन मैंने यहाँ दे रखा है कि अथॉरिटी मैट्रिक्स में डुअल रिपोर्टिंग, प्रोजेक्ट में सिंगल रिपोर्टिंग। फोकस मैट्रिक्स में बैलेंस्ड फंक्शनल,
और प्रोजेक्ट में एक्सक्लूसिव फोकस ऑन प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव ओनली। रिसोर्सेज एलोकेशन, मैट्रिक्स में शेयर्ड रिसोर्सेज अक्रॉस द प्रोजेक्ट एंड डिपार्टमेंट, प्रोजेक्ट में डेडिकेटेड रिसोर्सेज फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। फ्लेक्सिबिलिटी, मैट्रिक्स के अंदर हाई फ्लेक्सिबिलिटी होती है ड्यू टू रिसोर्स शेयरिंग, बट प्रोजेक्ट के अंदर लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है। एम्प्लॉय का रोल, मैट्रिक्स में मेन एम्प्लॉय मेंटेन करते हैं रोल फंक्शनल और प्रोजेक्ट दोनों के बीच में, बट दूसरी तरफ या प्रोजेक्ट में एम्प्लॉय फुल्ली डेडिकेट होता है प्रोजेक्ट के लिए। लॉन्गेविटी, ऑन गोइंग, सपोर्ट मल्टीपल टास्क प्रोजेक्ट साइमल्टेनियसली, बट प्रोजेक्ट का जब तक प्रोजेक्ट है तब तक ही यहाँ पे चलेगा। कोलैबोरेशन, यहाँ पे कोलैबोरेशन होता है बट प्रोजेक्ट में लिमिटेड कोलैबोरेशन होता है। कॉम्प्लिसिटी, मैट्रिक्स में हाई कॉम्प्लिसिटी है बट प्रोजेक्ट में सिंपलर होता है। एफिशिएंसी, अब प्रोजेक्ट मैट्रिक्स में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है ऑप्टिमाइज रिसोर्स यूटिलाइजेशन के बीच में, बट प्रोजेक्ट में हाई फोकस होता है प्रोजेक्ट पे, तो रिसोर्सेज बहुत अच्छे से यूटिलाइज होते हैं। इज अ मैट्रिक स्ट्रक्चर एंड इम्प्रूवमेंट, एडवांटेज ऑफ मैट्रिक्स ओवर द प्रोजेक्ट। अब क्वेश्चन को में ये भी पूछा गया था कि क्या मैट्रिक स्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट है, तो क्या क्या फ़ायदा है। रिसोर्सेज का ऑप्टिमाइजेशन होता है, स्किल डेवलपमेंट होती है, कंटिन्यूटी बनी रहती है, और चैलेंजेस भी बता रखे हैं यहाँ पे कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है अथॉरिटी का और ये कॉम्प्लेक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आर द लेफ्ट एंड राइट हैंड विदाउट विच नो इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन कैन फंक्शन। अब देखो, आपको पता है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर सिस्टम है जहाँ पे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट डिफाइन करते हैं। उसकी करेक्टरिस्टिक यहाँ पे दे रखी है। इंपॉर्टेंस क्या है कि क्लैरिटी एंड ऑर्डर रहता है, गोल अचीवमेंट, कोऑर्डिनेशन, अकाउंटेबिलिटी। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि ये नेचुरली अराइज होती है फ्रॉम अ पर्सनल एंड सोशल इंटरैक्शन ऑफ द एम्प्लॉय एंड इंडिपेंडेंट ऑफ मैनेजमेंट डिफाइन स्ट्रक्चर। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये रिलेशनशिप बिल्ड करती है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मोरल एंड मोटिवेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी लेके आती है। इंटरडिपेंडेंस ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्प्लीमेंट्री नेचर। जो फॉर्मल और इनफॉर्मल है दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं नेचर में, साइड बाय साइड ही चलते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, फॉर्मल नेटवर्क जो है वो रिजॉल्व कर सकता है इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, बल्कि जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है वो इस चीज़ को ओवरलुक कर जाता है। फिल गैप, फॉर्मल स्ट्रक्चर जो भी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का गैप है उसे फुलफिल करता है। इनोवेशन, क्रिएटिविटी, फॉर्मल नेटवर्क जो है वो ब्रेन स्टॉर्मिंग को बढ़ावा देता है और इनोवेशन लेकर आता है और क्रिएटिविटी डेवलप करता है। एम्प्लॉय मोरल, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इन्फोर्स किया जाता है रूल्स के थ्रू, लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सोशल इंटरैक्शन के थ्रू आता है, तो एम्प्लॉय के मोरल को बूस्ट करता है। यहाँ पे एग्जांपल्स दे रखे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन एंड बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशन गिविंग अ थ्योरी, एडवांटेज एंड लिमिटेशन। नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन एक फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन रिले करती है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, टीम और इंडिविजुअल पे किसी भी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए, मतलब टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ये ऑपरेट करता है सीरीज ऑफ कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप रेदर देन रिजिड हिरार्की, मतलब एक रिजिड हिरार्की नहीं होती, एक कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप होता है। इसकी करेक्टरिस्टिक दे रखी है, फोकस ऑन कोर कॉम्पिटेंसी, डिसेंट्रलाइजेशन डिसीजन मेकिंग, हाई रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी एंड कोलैबोरेटिव। एडवांटेज क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी लेके आता है, कोस्ट इफेक्टिवनेस, इनोवेशन, स्पेशलाइजेशन, स्केलेबिलिटी। यहाँ पे लिमिटेशन भी दे रखी है जिसने आप पढ़ सकते हैं। देन बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशन, बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशन एलिमिनेट करता है जो ट्रेडिशनल बैरियर्स हैं, मतलब पहले जो पूरा हरारकियल, डिपार्टमेंटल, जोग्राफिकल बाउंड्रीज होती हैं, मतलब पूरा हरारकी में चीज़ें डिफाइन होती थी, उन सारी चीज़ों को एलिमिनेट कर देता है और एक कोलैबोरेटिव और फ्लेक्सिबिलिटी को प्रमोट करता है। ये फोकस करता है सीमलेस इंटीग्रेशन बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली, और ऑफन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ये चीज़ ये करता है। करेक्टरिस्टिक क्या है, absence ऑफ रिजिड हिरार्की, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, एम्फसाइज ऑन क्रॉस कल्चर एंड ओपन कम्युनिकेशन। यहाँ पे एडवांटेज दे रखी है एंड यहाँ पे इसकी लिमिटेशन भी दे रखी है। अब यहाँ पे कंपैरिजन है दोनों के बीच में, आप इसको एक बारी पढ़ लीजिएगा, बहुत ही सिंपल टर्म्स में मैंने ये कंपैरिजन लिखा हुआ है और वो भी स्ट्रक्चर्ड वे है, तो आप इसे आराम से पढ़ लीजिएगा वीडियो रोक के, कोई भी इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। देन आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द हर्ट्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी एंड कंपोनेंट, कंपेयर इट विद द मैस्लोव थ्योरी ऑफ नीड हिरार्की। हर्ट्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी, हर्ट्जबर्ग ने एक मोटिवेशनल हाइजीन थ्योरी दी थी जिसके की कंपोनेंट है हाइजीनिक फैक्टर्स एंड मोटिवेशनल फैक्टर्स। हाइजीनिक फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं वो किसी जो कि मोटिवेट नहीं करते, बट अगर ये ना हो या इनएडिकेट हो तो इससे डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है, जैसे सैलरी, कंपनी पॉलिसी, वर्किंग कंडीशन, जॉब सिक्योरिटी। मोटिवेशनल फैक्टर वो इंट्रेंसिक फैक्टर होते हैं जो जॉब सेटिस्फेक्शन और मोटिवेशन को प्रमोट करते हैं, जैसे अचीवमेंट, रिकॉग्नाइजेशन, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी।
मेस्लोव नीड हायरार्की जो थी उसने 5 लेवल ऑफ हायरार्की दी थी ह्यूमन नीड्स का। पहला साइकोलॉजिकल नीड्स पहला फिजियोलॉजिकल नीड मतलब बेसिक नीड्स लाइक फूड वाटर शेल्टर। फिर सेफ्टी नीड जैसे सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, जॉब सिक्योरिटी, हेल्थ इंश्योरेंस। सोशल नीड मतलब बिलोंगिंगनेस, रिलेशनशिप, सोशल इंटरैक्शन, एग्जाम्पल टीम बॉन्ड एंड वर्क प्लेस कैमरेटेड। स्टीम नीड मतलब रिकॉग्नाइजेशन, रिस्पेक्ट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड मीन्स फुलफिलमेंट ऑफ पर्सनल पोटेंशियल एंड क्रिएटिविटी। इनसाइट फ्रॉम अ मेस्लोव थ्योरी, ये कुछ इंसाइट दे रखे हैं मतलब कुछ इंपॉर्टेंस दे रखे हैं, आप ये देख सकते हैं। और जैसे मैंने पहले स्ट्रक्चर्ड वे में कंपैरिजन दिया था, यहाँ पे भी मैंने कंपैरिजन दे रखा है दोनों थ्योरी का, आप इन्हें पढ़ लीजिएगा वीडियो रोक के। बहुत ही ईजी टर्म्स में सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन करी हुई हैं। देन आ जाते हैं हम नेक्स्ट फैक्टर पे, एक्सप्लेन कैली मॉडल ऑफ फॉलोअरशिप, व्हाट शुड बी डन टू एनहांस द इफेक्टिवनेस ऑफ द फॉलोअरशिप। Kelly model of followership is developed by the Robert E. Kelly, provide a framework for understanding the role of followers in an organization. इन्होंने फॉलोअर्स को कैटेगराइज किया था डिफरेंट कैटेगरीज में बेस्ड ऑन 2 डायमेंशन, और वो डायमेंशन क्या थी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड पार्टिसिपेशन, मीन्स लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस एंड एक्टिव एंगेजमेंट। अब 2 डायमेंशन ऑफ फेलोशिप थ्योरी को हम और डिफाइन करते हैं। पहला है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है कि जो फॉलोअर्स बहुत क्रिटिकली सोचते हैं, इनोवेटिवली सोचते हैं खुद से। एक्टिव एंगेजमेंट का मतलब होता है कि फॉलोअर्स कितना पार्टिसिपेट करते हैं किसी टास्क में और कंट्रीब्यूट करते हैं किसी गोल को अचीव करने में। अब 5 टाइप के फॉलोअर्स इन्होंने बताए थे। पहला एलिनेटेड फॉलोअर्स, जो लो एंगेजमेंट और हाई क्रिटिकल थिंकिंग रहते थे, मतलब ये फॉलोअर्स जो थे वो हाई क्रिटिकल थे बट नॉट वेरी एंगेज्ड। वो क्रिटिसाइज कर सकते थे मतलब डिसीजन को, बट वो ज़्यादा इंगेज नहीं रहते थे। इसका एग्जाम्पल भी मैंने दे रखा है। दूसरा आता है कन्फॉर्मिस्ट फॉलोवर्स हाई इंगेजमेंट शो करते थे बट क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होते थे, मतलब वो एक्सपेक्ट करते थे कि उन्हें इंस्ट्रक्शन दे दिया जाए और वो बिना किसी सवाल के उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने को तैयार थे। देन प्रैग्मेटिक फॉलोवर, मॉडरेट इंगेजमेंट, मॉडरेट क्रिटिकल थिंकिंग, ये समवॉट इंगेज रहते थे और मॉडरेटली सोचते भी थे, बट ये कोई स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेने के लिए तैयार नहीं रहते थे। पैसिव फॉलोवर्स, लो एंगेजमेंट, लो क्रिटिकल थिंकिंग, ना तो ये क्रिटिकली सोचते थे ना ही ज़्यादा इंगेज रहते थे, मतलब ये बहुत ही इनइफेक्टिव वाले एम्प्लॉयज़ में आते थे। इफेक्टिव फॉलोवर्स, हाई इंगेजमेंट, हाई क्रिटिकल थिंकिंग, ये वो फॉलोवर्स थे जो बहुत ज़्यादा एक्टिवली कंट्रीब्यूट करते थे ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए, इनोवेटिव आइडिया प्रोवाइड करते थे और वो डिपेंडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल होते थे। देन इन्हांसिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द फॉलोवर्स, अब किस तरीके से हम जो फॉलोवर्स हैं उनकी इफेक्टिवनेस को इन्हांस कर सकते हैं। पहला, उन्हें क्रिटिकल थिंकिंग के लिए इनकरेज करके। दूसरा, उनके अंदर एक्टिव इंगेजमेंट को बढ़ावा देके कि वो एक्टिवली हर चीज़ में पार्टिसिपेट करें। उन्हें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करके, क्रिएट करके एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट जैसे कि ट्रस्ट, कोलैबोरेशन, ओपन कम्युनिकेशन करने के बाद। देन लीड बाय एग्जाम्पल्स, मतलब उन्हें अलग अलग लीडर्स के एग्जाम्पल्स दे के डेमोन्स्ट्रेट करके क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी को, ताकि वो इंस्पायर हो सके और अच्छे से चीज़ें करे। प्रोवाइड अ क्लियर रोल एंड एक्सपेक्टेशन, हम उनकी पूरी एक ऐसे क्लियर रोल डिफाइन कर सकते हैं कि आपको ये चीज़ अचीव करनी है या आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि वो अच्छे से उस चीज़ को करने में कोशिश करें, मतलब एटलीस्ट कोशिश तो करें। इनकरेज ऑनरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी, अगर हम उन पे अकाउंटेबिलिटी सेट करते हैं तो भी वो ज़्यादा, मतलब अगर किसी चीज़ के लिए, किसी काम के लिए उन्हें अकाउंटेबल होल्ड करते हैं तो भी वो इफेक्टिवली काम करें। देन आ जाता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिजिटलाइजेशन। डिजिटलाइजेशन का मतलब है कि आप कोई भी एक प्रोसेस होता है जिसमें आप कन्वर्ट करते हो इंफॉर्मेशन को, सिस्टम को डिजिटल फॉर्मेट में, ताकि आप इसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी का आप यूज़ करते हो किसी भी ऑपरेशन को इम्प्रूव करने के लिए, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए और एक न्यू वैल्यू को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, डिजिटलाइजेशन को ऑफर डिजिटाइजेशन से कंफ्यूज किया जाता है, बट ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। देन की एलिमेंट क्या है डिजिटलाइजेशन का, हम की डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं जैसे एआई, मशीन लर्निंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म का हम यूज़ करते हैं जैसे ई कॉमर्स, वेबसाइट, ऑटोमेटेशन यूज़ करते हैं जैसे रोबोटिक प्रोसेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा ड्रिवन डिसीजन। डिजिटलाइजेशन की हेल्प से जो बिजनेस है वो डेटा कलेक्ट कर लेता है और फिर डेटा कलेक्ट करने के बाद एक अच्छा डिसीजन लेता है डेटा के बेसिस पे, एनालाइज करके डेटा को। देन
डिजिटल कम्युनिकेशन, डिजिटल टूल की हेल्प से हम रियल टाइम कम्युनिकेशन कर पाते हैं, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मैसेज ऐप। बेनिफिट क्या है? एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, कॉस्ट रिड्यूस होती है, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ता है, इनोवेशन एंड बिजनेस ग्रोथ, डेटा ड्रिवन इंसाइट, मतलब एक थॉटफुल डिसीजन ले पाते हैं हम, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। चैलेंजेस क्या है? साइबर सिक्योरिटी इशू, digitally divide, data privacy concern, resistance to change, high initial investment। एप्लीकेशन क्या है? अक्रॉस द इंडस्ट्री, हेल्थ केयर सेक्टर में यूज़ होता है, एजुकेशनल में, रिटेल में यूज़ होता है, मैन्युफैक्चरिंग में, फाइनेंस में। आप वीडियो को पॉज करके इस थ्योरी को और डिटेल में पढ़ना चाहते तो आप पढ़ लीजिएगा, बट इसमें कुछ ऐसा है नहीं जो मैं आपको समझाऊँ। अब अगर आप नॉर्मली थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको वो समझ आ ही जाएगा। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मैनेजमेंट लेसन फ्रॉम रामायण। जैसा कि आप सबको पता है, रामायण एक एंशियंट इंडियन एपिक है जो कि सेज वाल्मीकि ने लिखी है, जहाँ पे लॉर्ड राम, उनकी वाइफ सीता एंड लक्ष्मण जी का पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है, और किस तरीके से वो रावण से उनको बैटल जीत के बचा के लाते हैं वो सब बता रखा है। तो किस तरीके से मैनेजमेंट के लेसन हम वहाँ से ले सकते हैं? पहला, लीडरशिप एंड विजन। लॉर्ड राम का एक लीडरशिप थी, मतलब लॉर्ड राम एक बहुत अच्छे लीडर थे, उनका क्लियर विजन था, और वो एक ऐसी एबिलिटी रखते थे कि वो दूसरों को इंस्पायर कर सके। तो वो चीज़ हम सीख सकते हैं जो कि हम मैनेजमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। देन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। लॉर्ड राम ने भी अपनी जो अथॉरिटी थी वो डेलीगेट करी थी अपने अलायंस को, जैसे कि उन्होंने हनुमान जी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी सीता जी को फाइंड करने की, और मंकीज़ को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, और उन्होंने अपना जो किंगडम था वो अपने भाई को भरत को दे दिया था। दैट इज़ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। देन टीम एंड कोलैबोरेशन। उन्होंने आर्मी बनाई थी मंकीज़ की, जिसकी हेल्प से वो सक्सेस कर पाए थे और सीता जी की रेस्क्यू कर पाए थे। तो टीम वर्क और कोलैबोरेशन किसी भी चीज़ को सक्सेस कर सकता है, रिगार्डलेस ऑफ साइज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इंडिविजुअल टीम मेंबर। इंटीग्रिटी एंड एथिकल डिसीजन मेकिंग। राम जी हमेशा ही धर्म का पालन किया, उन्होंने कुछ भी, कोई भी सिचुएशन नहीं, उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा। तो यही चीज़ हम सीख सकते हैं कि हमें डिसीजन लेते हुए एथिकल डिसीजन का ध्यान रखना चाहिए। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्राइसिस मैनेजमेंट। लॉर्ड राम का जो बैटल था रावण से, वो बहुत ज़्यादा, मतलब आपको पता ही था कि रावण कितना शक्तिशाली था, और उसके पास कितने सारे इफ़ेक्टिव टूल्स थे। बट राम जी के पास इतना कुछ नहीं था, वो वनवास में थे उस टाइम पे, फिर भी उन्होंने जो भी क्राइसिस हुए उन्हें बहुत अच्छे से मैनेज किया, प्रॉब्लम सॉल्व करने की उनके पास एबिलिटी थी, और वो फाइनल बैटल जो थे वो जीत गए थे। देन ट्रस्ट एंड रॉयल्टी। और जो हनुमान जी का डेडिकेशन था राम जी को लेके, वो शो करते हैं कि किस तरीके से वो उनका लॉयल्टी थी राम जी को लेके। अगर एम्प्लॉयज़ भी ऐसे लॉयल्टी शो करे तो बिजनेस बहुत अच्छा बढ़ जाएगा, अच्छे से चीज़ें अचीव कर पाएगा। देन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। लॉर्ड राम ने पूरी प्लानिंग की थी वॉर की, कैसे कैसे प्लान करनी है, रावण से बैटल करने से पहले पूरी एंटायर मिलिट्री स्ट्रैटेजी बनाई थी, स्ट्रेंथ वीकनेस देखी थी दोनों साइड की, रिस्क कैलकुलेट किया था। तो अगर मैनेजर भी रिस्क कैलकुलेट करके चीज़ें चले, डिफरेंट सिनेरियो को देखें, तो वो चीज़ें अचीव कर सकता है। एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। रामा ट्रीटमेंट ऑफ हिज अलाइन। जो लॉर्ड राम थे वो बहुत ही एम्पैथी के साथ अपने जो एम्प्लॉयज़ थे उन्हें ट्रीट करते थे, स्पेशली अपने फैमिली मेम्बर्स को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करते थे। तो अगर एक लीडर भी अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरीके से ट्रीट करने लग जाए तो उसका जो बिजनेस होगा वो अच्छा होगा, एक अच्छा कल्चर बनेगा, और एक सपोर्टिव वर्क इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर पाएंगे। रिलायंस एंड पेशेंस। सीता जी के जो पेशेंस थे कि उन्होंने इतने टाइम तक वेट किया राम जी का, और रावण से मतलब ऐसे दूरियां बना के रखी, जो कि बहुत ज़्यादा अगर मैनेजर भी इस तरीके से रखे कि बहुत ज़्यादा रिसाइलेंस रहे, डिफ़िकल्टी के टाइम पे पेशेंस रखे, चैलेंजेस को फेस करने में, तो अपने आप को काल्म रखे, फोकस रखे, तो एक मुश्किल सिचुएशन का भी वो सामना कर सकते हैं। इसी के साथ आपका ये सारा टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है।